हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आप जुड़ चुके हैं बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज में और आप देख रहे हैं मेरे साथी संभव एक्सप्रेस। संभव एक्सप्रेस के साथ आपको याद रखना है मेरे साथी, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ हम चलते हैं अब टेस्ट सीरीज की दुनिया में और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन ये रहा मेरे साथी, जो पिछले वीडियो का 50 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, वही क्वेश्चन ये है। देखना है कि 50 नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत सारे दोस्त जो है सही आंसर किए हैं और कुछ इसका गलत आंसर भी लगा चुके हैं। क्लियर? ठीक है, तो अब देखने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये है, निम्न विद्रोहों का कालक्रम के कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है। कल आपको मैंने बताया था कि इसमें देखिए 3 विद्रोह को आगे पीछे किया गया है। एक नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पावना विद्रोह। इसमें है सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, पावना विद्रोह। इसमें सन्यासी, पावना, नील, मतलब इसी का आगे पीछे किया गया है। तो किसके क्रम पहले है किसके बाद में है, तो देखेंगे यहाँ पे जो क्रम हो जाएगा वो आपका बी वाला बिल्कुल सही है। मैं बताता हूं क्यों। नील विद्रोह तब पावना विद्रोह। देखिएगा, ये सन्यासी विद्रोह जो है ये आपका 1763 से 1800 तक चला था। क्लियर हो गया? ये नील विद्रोह जो है ये चला है आपका 1859 से 60 में चला है। क्लियर हो गया? और ये पावना विद्रोह जो है मेरे साथी, ये जो चला है ये 1873 से 76 तक। तो इसी क्रम में अगर हम देखें तो पहले 1700 से फिर 1860 में फिर 1876 में। तो ये आपने कालक्रम के अनुसार से बिल्कुल सही सजा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए मेरे साथी, समझ में आया? ये तीनों का क्रम आपको देखना होगा, तीनों का क्रम आप देख लीजिए, बिल्कुल सही है। चलिए, आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष, यानी काबुल, काबुल कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में, भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था। आप ऑप्शन देखिए, 1914, 15, 16 और 13। जो आपको सटीक लगे आप आंसर उठा लें। इसका आंसर जो होगा मेरे साथी 1915, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आगे क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका दूसरा सवाल। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, है ना? केशव चंद्र सेन, विश्वनाथ शास्त्री, आनंद मोहन और बीसी, मतलब कि बी और सी दोनों। तो देखेंगे साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में से जो किया गया था वो शिवनाथ शास्त्री थे और आनंद मोहन भी थे, याद रखिएगा। इसीलिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, बी प्लस सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथी। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, उदंतपुरी बिहार का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? धर्मपाल, गोपाल, कुमारगुप्त और उदयन, कौन हो सकता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिन ऑप्शनों का आप बात कर रहे हैं तो इसमें गोपाल आपका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? कौन से वर्ष में किया गया था? 1992, 1993, 1995 या 2001, क्या हो सकता है? तो देखिएगा, ये कार्यक्रम की शुरुआत जो हुआ था आपका ऑप्शन एक 1995 बिल्कुल सही जवाब। चलिए, पार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, समझ में आ रहा होगा। इसके स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था?
कह रहा है जापान, चीन, कनाडा और रूस। तो इसमें याद रखेंगे आपका ऑप्शन सी कनाडा बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान देना है, सुपर कंडक्टर के आविष्कारक, सुपर कंडक्टर के आविष्कारक है ना कौन रहे हैं? ध्यान देना है, एच कामेरलिंग, डैमलर, जेम्स पक्कल और टी कोहन। तो याद रखिएगा सुपर कंडक्टर के आविष्कारक जो हैं आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, एच कामेरलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका ये रहा मेरे साथी, टीपीए समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से है? रूस, इटली, भारत और जर्मनी। ये डीपीए जो है कहां से है? तो इसका संबंध आपका जर्मनी से है, ध्यान रखना है। जर्मनी के समाचार एजेंसी का नाम डीपीए है। चलिए, दुनिया का पुलिसमैन के नाम से निम्न में से किसे संबोधित किया जाता है? सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय, प्रन्यास परिषद। किसे? तो देखिएगा सुरक्षा परिषद को ही दुनिया का पुलिसमैन के रूप में जाना जाता है। नहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? मिस्र, सोमालिया, तंजानिया, अल्जीरिया। चलिए तो इसमें इसका आंसर होगा सोमालिया। सोमालिया की राजधानी कहाँ है मेरे साथी? आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, यदि आप इसको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो सोमालिया की राजधानी आप टाइप करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक किस वर्ष के वक्फ अधिनियम में संशोधन करता है? 1992, 93, 94 या 95? तो ध्यान रखना है ये 1995 के संबंधित अधिनियम को संशोधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू व्हेल, देखना है सबसे गहरा ब्लू व्हेल, सबसे गहरा ब्लू व्हेल की खोज किस देश में की गई है? ब्राजील, कनाडा, मैक्सिको या प्रागवे? देखेंगे यहाँ पे आंसर आपका मैक्सिको हो जाएगा, ध्यान रखना है। अब प्रागवे के राजधानी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार एसआई के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे साथी, हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की, इनमें से कौन शामिल नहीं है? क्या प्रशांत बालकृष्णन नायर शामिल नहीं है? ये इनका नाम था। अजित कृष्णन, इनका भी नाम भाई शामिल है। शुभांशु शुक्ला नाम प्रचलित है, तो इनका भी नाम बोल रहा है कि इसमें कितने व्यक्ति का नाम? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 व्यक्ति का नाम। कितना? 4 व्यक्ति का नाम है, जिसमें 3 के 3 शामिल हैं, 3 के 3 शामिल हैं। इसलिए कहता है कि कौन शामिल नहीं है, और इसमें कह रहा है कि कौन शामिल नहीं है, और जबकि ये भी शामिल हैं, बालकृष्णन भी शामिल हैं, अजीत कृष्णन भी शामिल हैं, शुभांशु शुक्ला भी शामिल है। तो इसमें तो सब शामिल है, पूछ रहा नहीं, तो इसका मतलब आंसर इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। मगर आपको बताना ये रह गया कि चौथा व्यक्ति कौन है? प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, शुभांशु शुक्ला, और ये चौथा व्यक्ति आपका कौन होगा? चौथा जो व्यक्ति हैं वो हैं अंगद प्रताप। उनका नाम क्या है? अंगद प्रताप, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनावी बॉन्ड योजना,
याद रखेंगे, चुनावी वार्ड योजना किस बजट में पेश किया गया था? ध्यान रखना है 17-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21। तो आपको याद रखना है कि 2017-18 में ही चुनावी वार्ड योजना को बजट में लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे साथ ही ध्यान देंगे। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में किस राज्य के चराई देव मोहित को यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर राष्ट्रीय स्थल की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? बताएंगे असम के, मेघालय के, अरुणाचल प्रदेश के, मिजोरम के। चलिए तो इसका सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी असम का। क्लियर? ध्यान से आपको क्वेश्चन देखते चलना है, 4 ऑप्शन देखना है, पहले आप अपना आंसर लगाएंगे फिर आप मेरा आंसर का वेट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग का उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है? थाने बोरीवली ट्विन टनल, लेह श्रीनगर ट्विन टनल, मुंबई पुणे टनल, दिल्ली चंडीगढ़ टनल। याद रखिएगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग जो उद्घाटन किया गया है मेरे दोस्त, उसका नाम आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही जवाब है, ठाणे बोरीवली ट्विन टनल। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी वाह के रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शहर सबसे महंगा शहर माना गया है? ऑप्शन है आपका दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई। तो सबसे महंगे शहर में आपका जो नामित किया गया है वो है आपका मुंबई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है ना? राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? अभी प्रचार प्रसार में इनका देख रहे हैं कि वो बहुत है ना जोर शोर से लगे हैं, तो इनका क्वेश्चन जो है आगामी एग्जाम में आने के लिए तैयार है। कह रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा या अमित शाह। तो आप समझ सकते हैं है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही और सटीक होगा, जेपी नड्डा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, हाल ही में हुए चुनाव में कौन ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? ईरान के मसूद पेजेश्कियान, सईद जलीली, हसन रूहानी, इब्राहिम रईसी, है ना? तो इसका आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, मसूद पेजेश्कियान। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर हुई है? आपका ऑप्शन है 7%, 8.2%, 8% या 6%। तो इसमें इसके पहले भी एक क्वेश्चन को हमने बता चुके हैं कि इसका जो है वृद्धि समृद्धि दर जो है ये आपका 8.2% है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत ने नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किया है ना? तो याद रखना है विक्रम मिश्री, विनय मोहन क्वात्रा, रवि अग्रवाल या धीरेन्द्र ओझा। तो याद रखना है ये ऑप्शन का ए जो है बिल्कुल सही और सटीक होगा, विक्रम मिश्री जी को विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो बिहार से संबंधित हैं 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं, क्या हो सकता है? तो ध्यान रखना है बिहार से महिला की संख्या अगर है तो वो 2 है जो पद्म पुरस्कार के लिए सम्मानित किए जाएंगे। चलिए
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रिस द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? अब ये किस देश का है? नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या रूस? किस देश के मेरे साथी? तो ये है आपका रूस का। कहाँ का है? ये है रूस का। चलिए, रिम पैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? भारत, बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका या श्रीलंका? तो रिम पैक 2024 जो होगा आपका ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़, कपिल देव, एम भट्टी या गौतम गंभीर को? तो चलिए, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गौतम गंभीर को फिलहाल 2027 तक, है ना। चलिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता? ध्यान देंगे, ये पदक जो आया था वो कांस्य पदक था, वो पदक कांस्य था। और 10 मीटर एयर राइफल में, है ना, 10 मीटर एयर राइफल में लेने वाला ऑप्शन है सरबजीत सिंह, मनु भाकर, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक। जो आपको लगता है कि एयर राइफल चलाने वाला जो शूटिंग से होगा, तो इसमें कौन में है? तो मनु भाकर आपका शूटिंग से होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए एशिया के सबसे युवा पर्वतारोही का नाम क्या है? बताइए, तेगवीर सिंह, मनजीत सिंह, बलबीर सिंह या रणबीर सिंह? सब में वीर लगल है। चलिए ठीक है, ये तेगवीर सिंह इनका नाम इंपॉर्टेंट है, जो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे युवा पर्वतारोही हैं। और कहाँ फहराए हैं? देखिए, माउंट किलिमंजारो पर। ये माउंट किलिमंजारो तंजानिया में पड़ता है, या ध्यान रखना है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिहार एसआई की तैयारी करने वाले प्यारे दोस्त लोग, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। और हो सके तो आप कमेंट में इसका आंसर करेंगे। आगामी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या गुजरात? बिहार में राजगीर का जो स्टेडियम बना है, इसमें जितने सारे खेल हुए हैं, कौन कौन से पदक दिए गए हैं, इसके फिलहाल आप एक बना लेंगे और उस पर सारा क्वेश्चन आप ऐड कर लेंगे। आगामी किसी भी एग्जाम में, बिहार से संबंधित एग्जाम में पूछे जाएंगे, वहीं से ही क्वेश्चन उठाया गया है। आगामी महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में? तो देखिएगा भैया, इसका आंसर आपका प्योर ए ऑप्शन सही बिहार होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको देखना ये है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष, नया अध्यक्ष है ना, किसे नियुक्त किया गया है? दलजीत चौधरी, बी श्रीनिवासन, आर एस भट्टी या सतीश कुमार? याद रखना है, सतीश कुमार बिल्कुल सही जवाब होगा, मेरे साथ ध्यान रखना है। ऑप्शन डी क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट को देखना है कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अच्छा, मुहावरा हिंदी आ गया। तो किसी कार्य को करने का संकल्प लेना का मतलब क्या होगा? बीड़ा उठाना, लोहा मानना, डंका बजाना, निश्चय करना। ये सब गलत हैं। बीड़ा उठाना आप सुने होंगे कि उसने ये काम करने का बीड़ा उठा लिया है, तो यही हुआ कि काम करने का निश्चय लेना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये भी हिंदी से बुझा रहा है जी। संसारिक का शुद्ध क्या होगा? संसारिक का शुद्ध होता है, लिख के देख लेते हैं हम लोग, सांसारिक। चलिए, ऐसा लिखा हुआ है कोई शब्द, देखिए, सांसारिक। सांसारिक इसमें तलबी सा है, इसमें इधर से उड़ाया गया है,
इसमें आप पाई नहीं है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही और सटीक होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए ये फिर हिंदी का क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं है। वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है, शब्द कहलाएगा और क्या है, ऑप्शन में है शब्द वाक्य क्रिया संज्ञा। चलिए इजी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए लगातार आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस, जितना हो सके एक्सप्रेस मेल की तरह क्वेश्चन और 4 ऑप्शन देखिए उसका आंसर लगाते जा रहे हैं। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट निर्माण कहाँ किया गया था, आधुनिक रूप से? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और चीन। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले अगर पूछ रहा है तो इसका आंसर आपका ब्रिटेन में ही किया गया था मेरे साथी। चलिए क्वेश्चन पर हम निगाह डाले रखिए, कौन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हम एक्सप्रेस की तरह आपका आंसर करवा रहे हैं, फटाक से आंसर करवा के हम निकल जाएंगे। विश्व में कितने ऐसे भू आवेष्टित देश हैं? भू आवेष्टित देश का मतलब अगर ये कोई देश हुआ तो इसके बगल में जल वाला चीज यानी नदी, तालाब, झील, झरना, या मेन रूप से अगर कहा जाए तो सागर, मेन रूप से कहा जाए तो सागर। कहने का तात्पर्य हो गया कि कोई ऐसे देश जिसमें सागर का किनारा तटीय क्षेत्र नहीं बना रहा हो। अगर सागर से सट रहा हो, पानी से सट रहा हो तो उसको भू आवेष्टित हम नहीं कहेंगे। वैसे देश अगर ये कोई मान लिया जाए कि देश है और यहाँ पे फिर कोई देश है, यहाँ पे फिर कोई देश है, फिर यहाँ पे कोई देश है, फिर यहाँ पे कोई देश है, फिर यहाँ कोई देश है, इस तरह से अगर कई देश हैं तो ये भी मिट्टी वाला, ये भी स्थलीय, ये स्थलीय, ये स्थलीय, ये भी स्थल, चारों तरफ से स्थल वाला क्षेत्र से ही बीच में एक स्थल घिरा हुआ क्षेत्र है, तो ऐसे देश को हम क्या कहेंगे? भू आवेष्टित देश कहेंगे, है ना। अब यहाँ क्या पूछ रहा है से समझने का प्रयास करेंगे। विश्व में कितने ऐसे भू आवेशित देश हैं जो दोहरे, देखिए कह रहा है दोहरे, मतलब कि ये इस देश को लेके चलिए, मान लिया ये देश का नाम देखिए यहाँ पे मान लिया ए दे रहा हूं ए, और इसी ए के चारों तरफ देश है, और दोहरे का मतलब फिर इसके बाद एगो देश आया वो भी स्थलीय क्षेत्र, फिर एक आया स्थलीय, फिर एक स्थलीय, फिर एक स्थलीय, फिर एक स्थलीय, मतलब कि इससे होकर पार होना या यहाँ जाने के लिए आपके दो दो स्थलीय देश को पार करना होगा। तो ऐसे बीच वाले देश को ही हम भू आवेष्टित देश तो कहेंगे ही कहेंगे, दोहरी भू आवेश वाला देश कहेंगे। तो ऐसे कह रहा है पूरा विश्व में कितने ऐसे देश हैं, पूरे विश्व में कितने ऐसे देश हैं जो उनके पार होने के बाद एक देश वो भी स्थलीय भाग, उसके पार होने के बाद फिर एक देश वो भी स्थलीय भाग, दो दो देश का आपका सीमा पार करना पड़ेगा स्थलीय क्षेत्र से, तब वो देश में पहुंचेंगे। मतलब जल वाला क्षेत्र उससे लगा हुआ बिल्कुल नहीं है, एक देश के बाद दो दो देश के बाद मिलेगा। तो ऐसे कितने देश हैं मेरे दोस्त? तो ऐसे देश हैं आपका, सॉरी देश तो बोल दिया मैंने, दोस्त। इसका जो दो गो देश होगा, एक होगा उज्बेकिस्तान, क्या होगा जी? एक होगा उज्बेकिस्तान और दूसरा हो गया लिचेंस्टीन। क्या होता है दूसरा? लिचेंस्टीन। दूसरा होता है लिचेंस्टीन। ये दो गो देश है मेरे दोस्त। अब इसमें ऑप्शन में देखिए 1 2 3 4, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया दो। दो गो ही देश है जो आपका दोहरे भू आवेशित देश हैं। चलिए ये समझाना जरूरी था इसलिए मैं इसमें थोड़ा टाइम दे दिया, बाकी हम ऐसे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है? देखिए यूएसए में आपको पता होगा होम्स के बारे में, HOMES, 1 2 3 4 5, ये 5 गो का जो नाम आता है मेरे साथी, तो इसमें ये और ये दो झील और ये दो झील, ये जो दोनों पड़ेंगे यूएसए और प्लस कनाडा, याद रखेंगे कनाडा दोनों में पड़ता है। ये भी दो गो देश पड़ेगा जो यूएसए कनाडा में पड़ेगा। एक ही एगो देश है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। यहाँ क्वेश्चन सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो याद रखिएगा एच से होता है ह्यूरॉन झील, देखिए ह्यूरॉन झील, तो ये यूएसए और कनाडा दोनों पर है। फिर ओ से कहता है ओंटेरियो, जो इसमें लिखा हुआ
नहीं है। ये भी है, यूएसए कनाडा दोनों में पड़ता है। एम से होता है मिशिगन, तो देखिए ये मिशिगन झील है जो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में है और कहीं नहीं है, यानी ऑप्शन आपका एम वाला होगा, यानी मिशिगन होगा। उसके बाद बच गया ई, ई से है ईरी, देखिए है ईरी, ये है आपका ईरी, ये भी आपका यूएसए और कनाडा में दोनों में। और एस से हो गया सुपीरियर, तो सुपीरियर भी यूएसए और कनाडा में। यानी आपको देश यहाँ पे याद रखना है, होम्स कहाँ है, यूएसए कनाडा। होम्स कहाँ है, यूएसए कनाडा। तो एच ओ दो गो है दोनों में, और ई एस ये भी है दोनों में, एक ही गो है जो एम, मतलब बीच वाला में जो है ना ये पड़ेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसीलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्वेश्चन ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे साथी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। कॉल भी डिस्टर्ब करता है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है, हाइलोफाइट, जेरोफाइट, ट्रोपोफाइट या लिथोफाइट। बड़ा इजी क्वेश्चन है और बड़ा बिजी क्वेश्चन है और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास की जो वनस्पति कहलाती है मेरे दोस्त, वो कहलाएगी आपका ट्रोपोफाइट, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोरियोलिसिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहां पर होता है। तो याद रखिएगा कि अगर मान ली जाए पृथ्वी के बारे में बात की जाए तो ये आपके ध्रुव है, ये आपका ध्रुव है, ध्यान रखना है। और ये आपका विषुवत रेखा है ना, ध्यान रखेंगे। तो सबसे अगर पूछ रहा है कोरियोलिसिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ होता है, तो न्यूनतम आपका विषुवत रेखा पर होगा और अधिकतम आपका ध्रुव पर होगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन देखिए अब, ध्रुव पर तो नहीं, यहाँ तो अधिक होगा। कर्क एवं मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री ऊपर गया है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे गया है मकर रेखा, यहाँ पे भी नहीं होगा। विषुवत रेखा पर, हाँ बिल्कुल सही जवाब। कम कहाँ होता है, तो न्यूनतम जो होता है वो होता है विषुवत रेखा पर, याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी। कम कहाँ होता है जी, विषुवत रेखा पर, और अधिकतम कहाँ होता है जी, तो ध्रुव पर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी। देखिएगा ज्वालामुखी किलायू, कोलिमा, एटना, स्ट्रम्बोली। तो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, इसमें जितना भी आप देख रहे हैं सब आपका सक्रिय ज्वालामुखी ही है, याद रखिएगा। किलायू, कोलिमा, एटना, स्ट्रम्बोली, लेकिन सबसे करा क्या अधिक सक्रिय कौन है, तो आपका किलायू होगा। कौन होगा मेरे दोस्त, इसका आंसर किलायू होगा। कोई पूछ दे कि किलायू कहाँ है, तो ध्यान रखना है ये आपका यूएसए में है। कोलिमा पूछ दे कहाँ है, तो ये आपका मैक्सिको में है, कहाँ है मैक्सिको में है। एटना कहाँ, एटना तो ये आपका इटली में है। और स्ट्राम्बोली कहाँ है, तो ये भी आपका इटली में है। चलिए देख निकलते हैं आगे। चलिए कभी कभी भूल जाते हैं कि हम भी एक्सप्रेस चला रहे हैं ना। चलिए एक्सप्रेस मेल के साथ में हम लोग चल रहे हैं भैया, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाएगा, अपनी धुरी पर, सूर्य के चारों तरफ नहीं। याद रखें अपने धुरी पर सबसे कम लगाता है वो कौन होगा, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति या वरुण। तो इसका आंसर मारिए आप तड़ाक तड़ाक, बृहस्पति। मात्र कितना में, मात्र 10 घंटा में, मात्र 10 घंटा में ही। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाया गया। ये बनाया गया था आपका 1974 में। देखिए आपका अगर आंसर होगा तो ठीक है, 1948, 1974, 82 और 88 मिल गया ना। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक जवाब हो गया 1974 में। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, सासाकावा पुरस्कार। देखिएगा पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है, जो पर्यावरण संरक्षण में जो व्यक्ति अपना अच्छा कार्य करते हैं उनको जो है पुरस्कार दिया जाता है। सासाकावा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था या संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है, गोल्डमैन फाउंडेशन, WMO, WFM,
या यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका मतलब है कि पर्यावरण से संबंधित बात अभी हम बता रहे थे, सासाकावा पुरस्कार दिया जाता है, वो संस्था आपका संबंधित है यूनेप। आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो गया मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं? 3, 4, 5, 6 क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा 3 प्रकार के। आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार के क्या क्या होता है। तो होता है संवैधानिक, क्या होता है? संवैधानिक, याद रखेंगे क्या होता है? संवैधानिक। और अगर कोई पूछ दे कि दूसरा क्या होता है, तो दूसरा आपका हो जाएगा फौजदारी, है ना। और एक जो हो जाता है वो होता है दीवानी, क्या होता है? दीवानी, याद रखिएगा, दीवानी, यही याद रखना है। संवैधानिक, फौजदारी और दीवानी 3 प्रकार के ही सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार है। इसको आगे पीछे भी बोल सकते हैं, दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक, मतलब ये 3 होते हैं, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला तो लंबा क्वेश्चन बुझा रहा है, खैर कोई बात नहीं, चलिए नीचे करता हूं, पढ़िए इसको। अब देखिए इसका क्या कहना है। भारत के नए संसद, हाँ बना है दिल्ली में, संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो अभी हाल फिलहाल में आपका संसद भवन का निर्माण किया गया मेरे साथी, उसके बारे में हम देखते हैं तो क्या है। तो इसका है, इसका आकार त्रिकोणीय है। पहले राउंड फिगर में आपका वृत्ताकार में था, लेकिन अब इसका जो आकार है त्रिकोणीय है, तो बिल्कुल ये बात सही है। नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, बिल्कुल सही जवाब, यानी दो भी इसका स्टेटमेंट सही हो सकता है। तीसरा है मेरे साथी, इसके निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, तो बिल्कुल ये बात भी सही है मेरे साथी, यानी कि 1, 2, 3 सही है। चौथा कहता है कि नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार, एक थल सेना, एक जल सेना और एक नभ सेना मतलब वायु की समर्पित है। नभ, जल और थल मतलब तीनों को समर्पित किया गया है, तो बिल्कुल ये भी बात सही है। तो 1, 2, 3, 4 सारा के सारा बात सही है, तो इसका आपका डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इनमें से सभी सही है। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में किस किस राज्य की लोकसभा में सदस्यों की संख्या समान है? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस किस राज्य की लोकसभा में सदस्यों की संख्या समान है? तो ध्यान देना है आपको, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, असम, पंजाब तथा राजस्थान। तो ध्यान देना है, इसका जोड़ा आपका एक तो मैं बता सकता हूं राजस्थान और प्लस एगो आंध्र प्रदेश, ये दोनों का जोड़ा निकालिए, बिल्कुल सही होगा। किसमें है? राजस्थान और आंध्र प्रदेश, एक में बिल्कुल आपका आंसर सही निकल रहा है। और फिर कह रहा है किसमें होगा, तो दूसरा आपको निकालता हूं मैं, झारखंड और प्लस असम, इसका सही होगा। तो इसको निकालिए, कहां है झारखंड और असम, तो ये आपका 3 में। चलिए बाकी आपका मेल नहीं खाता है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो आपको पंजाब में कितना है जी? तो पंजाब में आपका 13 है ना। चलिए ठीक है, तो इसी से हमको देखते हैं कि 1 और 3 कहां कहां सही है। 1 और 3 कहां है? केवल डी में आपका आंसर है 1 और 3, बिल्कुल इसका ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा मेरे साथी, ध्यान देना है। क्षेत्रीय परिषद
के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान देना है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। अच्छा, क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। तो सब सही बात है जी। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद होता है, बिल्कुल सही जवाब। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा होता है, ये भी बात सही है। केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। 3 के 3 स्टेटमेंट सही है। तो जब सब सही है तो कह रहा कौन सत्य नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया है? मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र के बारे में आपको पता होगा। 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम और 1919 का। तो आप लोग तो इस सब के बारे में जानते ही जानते हैं। और पृथक निर्वाचन आयोग, निर्वाचन जो क्षेत्र था वो आपका 1909 में सम्मिलित किया गया। याद रखेंगे कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम ही आपका मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहां से हुआ था? जबकि आपको पता है कि ये मध्य प्रदेश के मऊ जिला के महार जाति के रहने वाले व्यक्ति थे, मगर ये मध्य प्रदेश से नहीं है भैया, ये बंगाल, बॉम्बे, पंजाब और उत्तर प्रदेश ऑप्शन दिया गया है, मध्य प्रदेश से नहीं बताया गया है। तो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहां से हुआ था? तो इसका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा, बंगाल से हुआ था मेरे दोस्त। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन आपका ये है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो प्रयोग किए गए भाषा है वो कहां से लिया गया है? ध्यान देना है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या आयरलैंड से। कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। देखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18, 29, 52 और 74। तो इसमें प्रावधान जो किए गए हैं वो ए नंबर का ऑप्शन 18 बिल्कुल आपका बात सही है। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो ये रहा आपके स्क्रीन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता, मतलब इसकी संचालन करेंगे, प्रबंधन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, ये आपके पर डिपेंड करता है। इसके लिए आपका कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा 25, 26, 27, 28। आपको तो पता है कि 25 से 28 आपका धार्मिक स्वतंत्रता से बंधा हुआ है, मगर इसमें संस्था का संचालन करने की स्वतंत्रता आपको किस में दिया जाता है? तो अनुच्छेद 26 में दिया जाता है। चलिए तो आज का क्वेश्चन ये लास्ट है मेरे दोस्त। आपको पता है कि हम लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ही छोड़ा करते हैं, और आप ध्यान रखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन में पढ़ के जाऊंगा, ऑप्शन आपको देखना है, जो सही और सटीक लगेगा उसका आंसर लगाना है। तो चलिए मेरे दोस्त मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं 50 नंबर का। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करते हैं? भारत का महान्यायवादी का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, एक राज्य का राज्यपाल का, या इनमें से सभी का? क्या इसका आंसर होगा? आप कमेंट बॉक्स में इसका टिक आउट करेंगे मेरे साथी। चलिए तो आज इसी 50 नंबर क्वेश्चन के साथ मैं आज का वीडियो का समापन करता हूं, और अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं इसी प्रकार के 50 क्वेश्चन के साथ में। तब तक बने रहिए और आप देखते रहिए हमारा प्यारा सा चैनल कॉम्पिटिटिव क्लब। चलिए मेरे दोस्त, धन्यवाद।